Hello students. So today we are going to study science class 10 chapter 2 which is acid, base and salt. वीडियो जो होगी बाइलिंगुअल होने वाली है, मींस कि मैं सारी चीजें इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा एज वेल एज आपको सारी चीजें हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा. सो आपको क्या करना है सर, स्टे ट्यून, जस्ट फोकस इन बोथ द लैंग्वेजेस whether it is English or it is Hindi. आपको दोनों पे ही फोकस करना है, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस हैव अ जनरल डिस्कशन. एक कॉमन सा डिस्कशन कर लेते हैं आपस में, क्योंकि आपको पता है कि समर का सेशन चल रहा है. तो समर सेशन जनरली जो होता है वो शादियों का सेशन होता है. बहुत सारी शादियां हम अटेंड करते हैं, बहुत सारी पार्टीज हम अटेंड करते हैं. तो शादी पार्टी में क्या होता है, बहुत सारे ऑयली फूड्स होते हैं, बहुत सारा हैवी फूड होता है जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं. एंड देन आफ्टर मोस्ट ऑफ अस फेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. हैव यू हर्ड एसिडिटी? ओके, एसिडिटी आप सबने सुना है, और ये जो एसिडिटी है कभी ना कभी आपने और हमने फेस किया हुआ है जिंदगी में, और इट इज आल्सो नोन एज हार्ट बर्न और स्टमक बर्न आल्सो. ओके, तो जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हैं? या तो आप मेडिकल की शॉप से इनो मंगाते हैं और वो लेते हैं पानी के साथ, या फिर घर में रखा हुआ सोडा जो कि बेसिकली होता है खाने का सोडा, और उसके बाद हमको एसिडिटी से राहत मिल जाती है. और ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, मोस्ट ऑफ अस you will have read about this topic, acid, base and salt. You have the general idea about it कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एंड जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विद दिस acid, base and salt. Now as I have already written all the things here, the first thing is acid. So the definition of acid is those substances which are sour in taste. Okay, so the term which we need to focus is this, the sour. Okay, those substances which are sour in taste, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं. sour means खट्टा. so basically examples are tamarind and lemon. okay, tamarind जो इमली होती है उसको tamarind कहा जाता है, एंड लेमन जो नींबू होता है. और आपको पता है कि दोनों ही स्वाद में काफी खट्टे होते हैं. they are completely I should say tangy in taste. okay, now what is the base? those substances which are bitter in taste. bitter means कड़वा. okay, like soap, egg white etc. तो जो साबुन होता है, कभी आपने चखने की कोशिश तो नहीं होगी, लेकिन अगर चखने की कोशिश की होगी तो पता होगा कि बहुत ही बेकार सा टेस्ट होता है. बेसिकली मेन टर्म इज bitter taste. okay, so we have the two definitions now. the first definition is of acid, the second definition is of base. तो आप खुद से इस चीज को बोलिए कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है. अपने आप से एक बार रिकॉल कीजिए जो मैंने पढ़ा है, that those substances which are sour in taste, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, and those substances which are bitter in taste are bases. वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो जो होते हैं वो क्षार होते हैं. so अम्ल और क्षार और लवण जो है हमारा चैप्टर है. तो अम्ल और क्षार की उदाहरण हमने पढ़ ली है. एक दो एग्जांपल हमने देखे. अम्ल के एग्जांपल जो है, अम्ल के उदाहरण हमने देखे कि इमली और नींबू जो है आपने टेस्ट किया होगा, वो अम्ल के उदाहरण है. वैसे ही सोप और एग वाइट जो अंडे का सफेद वाला जो हिस्सा होता है जो आप खाते हैं वो क्या है, बेस होता है. बट क्या सारी चीजें हम टेस्ट करके हर एक एसिड और बेस को हम टेस्ट करके बता सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी एसिड एंड बेस. देयर आर सो मेनी एसिड एंड बेस व्हिच कैन हार्म योर स्किन एज वेल एज गिव यू अ बर्न. ओके, तो बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जिसको टच करने पे भी आपकी स्किन जल सकती है. वैसे ही बहुत सारे क्षार ऐसे हैं जिनको छूने पर आपको जो
जो है स्किन बर्न हो सकता है. So it is not a convenient idea to taste every acid and base just to confirm it. Okay, कि किसी भी चीज का पता लगाने के लिए कि क्या वो एसिड है और बेस है, उसको पता लगाने के लिए हम हर चीज को चख के नहीं देख सकते हैं. ओके, सो वी नीड टू गेट ओवर इट. तो हमको इस आइडिया के बाहर निकलना पड़ेगा. हमको कोई दूसरा तरीका पता करना पड़ेगा जिससे हमको पता चल सके कि कोई चीज एसिड है या बेस है, कोई चीज अम्ल या क्षार कैसे है. उसको पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और तरीके हैं. जब ये जो है ये एक पुराना फिनोमेना है, दिस इज एन ओल्ड फिनोमेना. द न्यू फिनोमेना सेज दैट, यहां पे मैंने एक दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑन योर सर्कल. देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच इज anything which gives H plus ion in a solution is an acid and anything which gives OH minus ion in a solution is a base. Got it? Okay, I hope you got it. So the examples of this phenomena are, अब इस phenomena के example कौन से हैं? The examples इसमें सबसे पहले H2SO4 which is sulfuric acid. Second is HNO3 which is nitric acid. So these are acids. And similarly, the example of bases here are sodium hydroxide and calcium hydroxide. तो यहाँ पर देखिए पहला फिनोमेना जो पुराना फिनोमेना था, जो ये कहता था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं. उस फिनोमेना के बाद आया ये वाला फिनोमेना जो कि कन्वीनियंट है एंड इट इज अप्लाइड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इसको आप हर जगह पे लगा सकते हैं. जो ये कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं. What do we have to remember is these two. H+ ion is an acid, OH- ion is a base. Okay, H+ is an acid and OH- is a base. Very good. Okay. So here are the example of acid. First is sulfuric acid, which is H2SO4. Now, so how can we find that this compound contains an H+ ion? So when we divide this compound, when we break down or when we make a solution of this compound, it generally dissociates into two parts, which is H+ ion and HSO3- ion. जब हम H2SO4 को जल में ले करते हैं, जब H2SO सल्फ्यूरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलते हैं, तो वो दो आयनों में विभक्त हो जाता है. जब वो ब्रेक डाउन होता है उसमें से एक होता है H+ आयन और दूसरा जो होता है HSO3- आयन. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ सेकंड, वैसे ही नाइट्रिक एसिड ये कैसे ब्रेक डाउन होता है? ये ब्रेक डाउन होता है H+ आयन में और NO3- आयन में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही एग्जांपल में H+ आयन और H+ आयन हमको फाइंड आउट हो रहे हैं. इट मींस कि जो हमारा फिनोमेना है वो बिल्कुल सही है. अब क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप सल्फ्यूरिक एसिड मे बी इट विल बी अन कंसंट्रेटेड वन, तो अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप डायरेक्टली टेस्ट करके बताना चाहो तो क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल. आपका मुंह जल जाएगा, आपकी जीभ जल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो दिस फिनोमेना इज नॉट वर्किंग नाउअडेज. ये अब आपके काम की नहीं है जो हमने स्टार्ट वाला था कि स्वाद में खट्टे और स्वाद में कड़वे. आपको याद रखना है ये वाला H+ आयन एंड OH- आयन. नाउ सिमिलरली यहां पे जो है क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं जो OH- आयन देते हैं. तो यहां पे क्षार या बेस के एग्जांपल्स क्या हैं? NaOH, CaOH5. जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं वो देखते हैं. NaOH ब्रेक डाउन होता है Na+ and OH- आयन में. So here we are getting our ion OH-. ओके, तो यहाँ पे हमको हमारा आयन जो है मिल रहा है OH- आयन. इसका मतलब क्या है कि ये बेस है. ओके, CaOH जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, सॉरी जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है Ca+ आयन और 2OH- आयन में. या आप इसको लिख सकते हो 2OH अलग से लिख सकते हो OH- प्लस अनदर OH- आयन. ओके, सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो है जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एसिड एंड बेस के, लेकिन इस एग्जांपल पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ
दो कटोरे ले लेंगे, put squeeze a lemon in one, okay, and in seconds have any kind of what should I say, soap solution, okay. तो एक में आपको लेना है नींबू का रस, ओके, पहले एक कटोरी में आप नींबू का रस ले लीजिए, एंड दूसरी वाली कटोरी में आपको क्या लेना है, एक साबुन का सॉल्यूशन बना लीजिए, या साबुन को थोड़ा सा कूट के उसको पानी के साथ घोल के एक सॉल्यूशन बना के आप दो अलग अलग कटोरी में रखिए. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट, पुट सम टर्मरिक इन बोथ द बॉल्स, ओके. आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी दोनों में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको स्टीर करना है, उसको हिला के देखना है, और प्रैक्टिकल का आउटपुट आप मुझे बताएंगे. प्रैक्टिकल का आउटपुट क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं. पहले द फर्स्ट वन इन विच वी हैड द लेमन जूस, ओके, पहला वाला जो था जिसमें हमने नींबू निचोड़ के रखा हुआ था, उसका कलर जो होगा वो येलो का येलो ही, जो व्हाइट था वो टर्मरिक डालने के बाद येलो रहेगा. और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने साबुन लिया है, वो जो है उसका कलर चेंज होके येलो ना होके वो हो जाएगा रेड, ओके. क्यों होगा, बिकॉज टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड इंडिकेटर, ओके. तो इंडिकेटर क्या होता है हम आगे जानेंगे, बट आपको ये प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करना है. इसका एक और एग्जांपल मैं इस सेगमेंट के बाद आपको दूंगा, ओके. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेस. यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एसिड और बेसेस के. यहां पे सबसे पहले एसिड्स का एग्जांपल देखते हैं. हम देखिए उदाहरण है, सबसे पहले देखते हैं टार्टरिक एसिड, ओके. अगर टार्टरिक एसिड देखा जाए, टार्टरिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है, अगर पूछा एग्जाम में पूछता है कि कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, तो आप क्या बताएं कि टार्टरिक एसिड जो है टैमरिन, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है. जनरल फॉर्मूला देखा जाए टार्टरिक एसिड का, तो इट सीम्स लाइक दिस, C4H6O6, C4H6O6. अब चूंकि एसिड है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या, जैसे कि ये डेफिनेशन बोला है कि H+ आयन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको H+ आयन निकालना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ओके. तो मैं S जो है, जो फॉर्मूला थोड़ा वाइट करके इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, which is COOH, CHOH by COOH. This COOH or this COOH indicates acid, okay. किसी भी चीज में अगर COOH लगा हुआ है ग्रुप एज अ फंक्शन ग्रुप, तो वो एसिड को इंडिकेट करता है. अर्थात किसी भी चीज में अगर COH आ गया मतलब वो अम्ल होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं COH दोनों साइड है, इट मींस इट इज एन एसिड. अब जब इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो हमेशा COO- आयन बनाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, और H+ आयन बनाता है. तो कभी भी जब ये ब्रेक डाउन होगा, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, ये CO- वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी हमको H+ आयन मिलेगा, ओके. आई होप आपको समझ में आ गई बात. सेकंड जो एग्जांपल है एसिड का, दैट इज मैलिक एसिड. जनरल फॉर्मूला ऑफ मैलिक एसिड इज C4H6O5. यहाँ पे देखिए दोनों ही फॉर्मूले काफी आसान है. यहाँ पे C4H6O6 था, यहाँ पे C4H6O5 है. So there is a nominal difference between these two, जिनके फॉर्मूला में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. लेकिन जब इसका हम व्हाइट फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, COOH CH2CHOH COOH. So this you won't find in your book, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा. आप चाहें तो लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको COH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है. इसका मतलब जहां पे COH उनको मिल गया वहां पे ये एसिड को इंडिकेट कर रहा है. नाउ मैलिक एसिड किसमें होता है, ऐसा होमवर्क हुई आपको बताना है मैलिक एसिड, और ये आपकी बुक में है, so you have to open your book to find out the answer. Now the third one is acetic acid. Acetic acid आप घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. विनेगर जो होता है, विनेगर इज एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड का अगर आप देखें फॉर्मूला C2H4O2, बस ये कभी इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा, आप इसको इसी फॉर्म में याद रखें, which is CH3COOH. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH
पे आप सीधा सीधा एसिड का फॉर्मूला लिखिए विच इज COOH और वहां पे 2 लगा दीजिए। तो इस तरीके से these are the 4 examples of acid. Now let us have some example of bases also. थोड़ा सा क्षार का उदाहरण भी देख लेते हैं। तो क्षार का पहला उदाहरण है लाइम। लाइम यहाँ पे जो है चूना। ओके, तो चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि OH है या इट मींस क्या है, ये हमारा जो है वो क्षार है। सेकेंड इज बेकिंग सोडा। खाने का सोडा सबके घर में होता है। ओके, क्या काम आता है आपको अच्छे से पता है। कोई भी चीज जो है अगर आपको जैसे ढोकला बनाना है, ढोकला किस बंदे बनाता है उसमें सोडा ऐड करते हो। आप भजिया बना रहे हो घर में, भजिया आपका अच्छा से बने या कुरकुरे बने उसके लिए आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हो। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड आल्सो टर्म्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा, मतलब धोने का सोडा। ये हो गया खाने का सोडा एंड दैट वन इज वॉशिंग सोडा, मतलब धोने का सोडा। तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीस टू। दोनों के फॉर्मूला में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये सीधा सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। नाउ लास्ट है एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड जो होता है, अब यहाँ पे एसिड आ गया इसका मतलब ये एसिड नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है एंड का यहाँ पे मतलब होता है एंटी। तो कोई भी चीज जो एसिड के अगेंस्ट काम करती है तो वो क्या होता है? एंटासिड कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने बोला पहले बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था हमने चैप्टर इनो। इनो एक एंटासिड है। आपके घर में अगर खाने का सोडा भी होगा वो भी एक एंटासिड है। तो एंटासिड का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मैग्नीशियम हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है, उसके साथ हाइड्रोक्साइड होगा। तो इस तरीके से वो एंटासिड का काम करता है। अब एंटासिड कैसे काम करता है आप समझिए। जब आप कुछ ज्यादा चीजें खा लेते हो या कोई ज्यादा तली भुनी चीजें खा लेते हो या कोई हैवी फूड आप कंज्यूम कर लेते हो तो उसके बाद क्या करता है आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में वो क्या करता है एसिड से ट्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट द फूड। ओके, आई होप यू नो दैट। आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है। अब जब आप ज्यादा हैवी फूड खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ज्यादा अमाउंट में एसिड सिक्रीट करता है। उसकी वजह से जो आपका स्टमक का एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खट्टी ढगारें आने लगती हैं, आपको पेट और स्टमक में जलन होने लगता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कोई बेस जो है उसमें ऐड करना पड़ता है। तो बेसिक हमारा जो बेस होगा वो एंटासिड होता है जो कि आप इनो या पानी के सोडे के फॉर्म में लेते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक और चीज इसमें आई, न्यूट्रलाइज कर देता है अम्ल या एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, आपको याद रखना है। कभी भी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं जल और लवण बनाते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक एन एग्जांपल इज हियर, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। चलिए, एक एसिड हमारे पास HCl है प्लस एक क्षार हमारे पास NaOH है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इन दोनों की रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या सॉल्ट और वाटर यहाँ पे बन रहा है। तो HCl और NaOH का रिएक्शन है, यहाँ पे देखते हैं NaCl Na is having a plus charge here. Similarly, chlorine is having a minus charge. So a plus and minus charge just gathered with each other and now making NaCl. And NaCl is the salt. NaCl क्या है? एक लवण है। बचा क्या? वो H माइनस और H प्लस। तो दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? H2। तो जैसा कि कहा गया न्यूट्रलाइजेशन, और ये रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया अपने देखिए अम्ल क्षार acid and base reacts with each other and forms what salt and water। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। रिएक्शन क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है या उदासीनीकरण की
जो हमने पढ़ा इसका। ओके, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे देखेंगे। ओके, एसिड बेस और सॉल्ट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो चीज होती है जो हमको एसिड और बेस के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करती है कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। अगर हमको पता करना है तो हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। पहले जैसे हम अपने जिंक का यूज करते थे, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कोई भी चीज जो खट्टी होती है वो अम्ल होती है और कोई भी चीज जो कड़वी होती है वो क्षार होती है। बट हमको पता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या कमियां थी उसकी वजह से। तो लिटमस पेपर, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। सो लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर। ओके, सो आपको पता होगा कि लिटमस पेपर का क्या काम होता है। जब लिटमस पेपर को हम किसी एसिड में डिप करते हैं या डुबाते हैं तो लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है। ओके, सिमिलरली जब हम लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को किसमें करते हैं, किसी अल्काली या बेस में डिप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट्स टू ब्लू। सो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है एंड वैसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, फिर हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर, तो एज आई हैव मेंशन्ड हियर, an indicator is a substance which helps us to differentiate between an acid and a base by changing its color, order, etc. ओके, यहाँ डेफिनेशन से क्लियर है कि इंडिकेटर को कोई भी पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमको अम्ल और क्षार के बीच क्या करता है, भेद या उनके बीच डिफरेंस जो है वो बताने के लिए यूज होता है। और वो कैसे होता है, या तो उस इंडिकेटर के कलर में चेंज होगा या तो इंडिकेटर के ऑर्डर मतलब यहाँ पे स्मेल या उसकी जो महक है उसमें कोई चेंज आएगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज क्या है, एसिड है या बेस है। तो जैसे कि लिटमस पेपर वाले केस में हमने बताया कि लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो गया मतलब कोई भी चीज वो एसिडिक है, और अगर जो है रेड से ब्लू हो गया तो उसका मतलब क्या है, वो बेस है या क्षार है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। So what are natural indicators? As the name indicates, those indicators which are already present in nature or made by the natural substances are known as natural indicator. तो वो इंडिकेटर या ऐसे इंडिकेटर जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट हैं, मतलब आपको इसको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में, और मेड बाय द नेचुरल सब्सटेंसेस या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। जस्ट लाइक लेट अस हैव एन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है हिबिस्कस beetle, ओके, ऑनियन, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिबिस्कस beetle की। हिबिस्कस आप लोगों ने गुड़हल का फूल जानते होंगे आप सबके सब। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल अबाउट द हिबिस्कस beetle। आपको क्या करना है, गुड़हल का आप फूल लेके उसकी पत्तियों को क्या करें, या तो किसी एक कोरे कागज पे आप उसको अच्छे से रगड़ दीजिए जिससे हिबिस्कस का जो पूरा कलर है वो उस पेपर पे आ जाए। अब उस पेपर के दो टुकड़े करके, एक टुकड़ा आप नींबू के रस में डुबा दीजिए और दूसरा टुकड़ा साबुन के सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन में डिप करिए। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक hibiscus petals and you have to rub it on a white paper, and then after you have to cut it into two parts, and you have to dip one part into a lemon juice, the second part in a soap solution. Okay, so you will see there will be a change in color of that hibiscus paper. Okay, तो पेपर के कलर में चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा होगा, जब आप उसको लेमन में डिप करेंगे वो रेड कलर का हो जाता है। जब आप उसको सोप सॉल्यूशन में या साबुन के पानी में डिप करते हैं तो वो ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कुछ कलर आता है। ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है घर में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो बॉल लेके एक में, जैसे हम लोगों ने टर्मरिक वाला प्रैक्टिकल किया था, सिमिलरली ये प्रैक्टिकल भी आपको करना है। ओके, ऑनियन इसका एग्जांपल है, टर्मरिक एग्जांपल है हाइड्रेंजिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स। सीबीएसई स्टूडेंट्स को पूछता है हाइड्रेंजिया के बारे में। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर है
जो क्या करते हैं सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग इसके फ्लावर का जो कलर है वो आता है। ओके, तो ये दो कलर होता है, इधर इट कैन बी पिंक और ब्लू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल एसिडिक है तो इट विल बी ब्लू इन कलर, एंड अगर सॉइल जो है वो बेसिक है तो इट विल बी पिंक इन कलर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बीएससी स्टूडेंट, सो you have to actually mark it. Now, what are the artificial indicators? Indicators made in laboratory with the help of chemicals are known as artificial indicators. Examples are methyl orange, phenolphthalein red is also termed as etc. Okay, तो artificial indicators क्या होते हैं? Artificial indicators main indicators होते हैं जिसका यूज हम करते हैं एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। एग्जांपल आपको याद रखना है methyl orange और phenolphthalein red। phenolphthalein क्या होता है? आप टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल में phenolphthalein का यूज करेंगे। phenolphthalein क्या करेगा, जब हम phenolphthalein को लेकर एज एन इंडिकेटर प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन में, तो when it appears and when its color appears as pink, okay, so we got to know that something is acid or base। तो ये प्रैक्टिकल में काम आएगा, पर अभी आपकी जरूरत की नहीं है, तो अभी आप इसको इतना ही रखिए। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर का डेफिनेशन जानना है। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल, ये दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, और इसको प्राकृतिक और इसको कृत्रिम कहा जाता है बेसिकली। और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कर रही हूं बोला वो करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, पहले आपने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ, ये दूसरा स्क्रीनशॉट है आज का, और ये दोनों ही जो आपने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं दोनों का ही नोट्स आज के आज बना लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम विद इन 7 to 8 हम पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, डेली आधे घंटे की वीडियो होगी मैक्सिमम, और ये आधे घंटे की वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आपको सारी अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से समझ में आ जानी है। ओके, और इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर लॉकडाउन पीरियड। आपको अपने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। रूटीन अपना साफ रखिए, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आप डेली पढ़ाई कीजिए, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर इट, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो जस्ट शेयर इट। थैंक यू।